नमस्कार। फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इससे पहले कि आपको खबर क्या है वो बताएं, सबसे पहले आप जुड़ जाइए एक एक करके और कोशिश कीजिए कि इस लाइव को जो है शेयर भी कर दें। कैप्शन आप तब तक पढ़ लीजिए, कैप्शन में क्या लिखा हुआ है। बीती रात भी जो हम लोगों ने एक लाइव किया था और उसमें बताया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक खुलासा किया है और बाकायदा सीआरपीएफ आईजी पे एक बड़ा आरोप लगाया है। उसमें एक नया डेवलपमेंट आ गया है। 24 घंटा के भीतर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के उस मांग को हेमंत सोरेन की सरकार ने सुन लिया है और बाकायदा उस पे कार्रवाई भी होने लगी है। दरअसल सीआरपीएफ के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, भीम आर्मी के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। दरअसल इन 3 एफआईआर में क्या कुछ है और एफआईआर किस पे कार्रवाई के लिए किया गया है और किसको बचाने के लिए किया गया है, इस लाइव में हम लोग आज आपको यही बताएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे। इस लाइव में हमारे साथ मनोज पांडे रहेंगे और सूरज ठाकुर। सूरज से सबसे पहला सवाल ये है कि सूरज, सबसे पहले तो दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जो एफआईआर जो हुई है गोंदा थाने में, किसके द्वारा कराया गया और किनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। देखिए, कुल 3 केस दर्ज हुए हैं। तीनों केस जो है रांची के गोंदा थाना में दर्ज हुए हैं और ये तीनों केस जो है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जब ईडी पूछताछ कर रही थी उस दौरान मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई गई थी उसका उल्लंघन करने और शांति भंग के प्रयासों के आरोपों के तहत दर्ज कराई गई है। इसमें से 2 केस जो है रांची सदर अंचलाधिकारी हैं मुंशी राम, उनके द्वारा दर्ज कराई गई है और एक केस जो है वो जो कांके अंचलाधिकारी हैं जय कुमार राम, उनके द्वारा दर्ज कराई गई है। जो मुंशी राम हैं उन्होंने केस दर्ज कराया है सीआरपीएफ के खिलाफ, उनके अधिकारियों और जवानों के खिलाफ, और उनका एक जो दूसरा केस है गोंदा थाना में वो दर्ज कराया गया है भीम आर्मी के जो प्रदर्शनकारी थे 200 की संख्या में तकरीबन, उनके खिलाफ दर्ज कराया गया है। और जो कांके के अंचलाधिकारी हैं उन्होंने जो गोंदा थाना में केस किया है वो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कार्यकर्ता जो पूरे दिन सीएम आवास के आसपास जुटे हुए थे, प्रदर्शन नारेबाजी कर रहे थे, उनके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। और तीनों में जो कॉमन आरोप है ये कि निषेधाज्ञा लगाई गई थी धारा 144 के तहत, वहां पर किसी भी तरह का हरवा हथियार लेकर जाके मना था, वहां पर प्रदर्शन करना मना था, मजमा लगाना मना था, लेकिन आरोप है कि तीनों में ऐसा किया गया। जो मुंशी राम ने पहला केस दर्ज कराया गोंदा थाना में सीआरपीएफ के खिलाफ, तो उसमें कहा गया कि वहां पर साफ तौर पर मना था, निषेधाज्ञा लगाई गई थी, सीआरपीएफ से किसी तरह का सहयोग नहीं मांगा गया था क्योंकि ईडी की जो चिट्ठी थी वरीय अधिकारियों को, मुख्य सचिव को, डीजीपी को, उसके तहत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद बिना जानकारी के दोपहर के 3 बजे के आसपास जो 10 गाड़ियों में, जो एफआईआर में लिखा है कि 10 गाड़ियों में सीआरपीएफ के जवान पहुंचे, 2-3 गाड़ियों में अधिकारी पहुंचे और उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के भीतर प्रवेश करने का प्रयास किया। इस दौरान उनको रोकने का प्रयास किया गया, वरीय अधिकारियों को फोन किया गया और बाद में जब वरीय अधिकारी लौटे तो काफी हिल हुज्जत के बाद। यहाँ पे सूरज को थोड़ा रोकना चाहते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये जो एक लाइन सूरज ने कही जिसका जिक्र एफआईआर में किया गया है सीओ के तरफ जो केस दर्ज कराया गया है कि मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने की कोशिश की गई सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, यही आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब से 24 घंटा पहले जो है लगाया था और बाकायदा मांग किया था कि राज्य सरकार इस पे कार्रवाई करे और नहीं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। और आप देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस मांग पे 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि अभी गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज करा लिया गया है और बाकायदा सीआरपीएफ के ऊपर यह आरोप लगा है कि सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास में जबरन प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे, तब जबकि उनसे
किसी तरीके का सहयोग जिला प्रशासन के द्वारा नहीं मांगा गया था। जी, यही कहा गया कि किसी प्रकार का सहयोग नहीं मांगा गया था। जो जिला प्रशासन है वो सक्षम था स्थिति को नियंत्रित करने में और चीजें सामान्य थी। दूसरी बात है कि जब धारा 144 लगती है तो हरवे हथियार के साथ जाना वहां मना होता है, लेकिन जो अधिकारी थे, जाहिर सी बात है सीआरपीएफ के जवान थे, वो हथियार बंद थे और हथियारों के साथ वहां पहुंचे थे, तो उसी में उसके उल्लंघन का केस दर्ज कराया गया है। इसके अलावा जो एक केस दर्ज कराया गया है मुंशीराम के द्वारा गोंदा थाने में, वो है भीम आर्मी के जो 200 प्रदर्शनकारी थे, तो वो लोग कोई अपना मांग सौंपना चाहते थे और वो लोग एलपीएन सहदेव चौक से आगे बढ़े मुख्यमंत्री आवास की तरफ, और उनको बार बार कहा जा रहा है कि मना किया गया कि आज स्थितियां ऐसी नहीं है, आप लोग लौट जाइए, लेकिन वो लोग वहीं पर मजमा लगाकर प्रदर्शन, नारेबाजी करने लगे। हालांकि मुंशीराम ने यह कहा कि मैंने उनको काफी समझाया और काफी समझाने के बाद उन्होंने मुझे जो उनका मांग पत्र है वो सौंपकर वो लोग वापस लौट गए, लेकिन इस दौरान विधि व्यवस्था भंग होने की आशंका लगातार बनी रही। मतलब भीम आर्मी का पहले से तय कार्यक्रम था। भीम आर्मी ये जो मुख्यमंत्री से ईडी जो पूछताछ कर रही थी, उसके पहले भीम आर्मी का तय कार्यक्रम था और उस दिन वो लोग पहुंचे थे और यही वजह है कि उन पे एफआईआर दर्ज कराई। हाँ, वो लोग पहुंचे थे और उनको बोला गया कि आप लोग लौट जाइए। अगर वो लोग प्रदर्शन शायद नहीं करते, अगर उनको जब कहा गया, सिचुएशन बताई गई, लौट जाते, तो ये केस नहीं होता। लेकिन वो लोग जो बैठ गए वहां और प्रदर्शन हुआ, नारेबाजी हुई, इस वजह से वो केस दर्ज कराया गया है उसमें। और एक जो दूसरी बड़ी बात है कि जो कांके अंचलाधिकारी हैं जय कुमार राम, उन्होंने केस दर्ज कराया झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर और जो आम समर्थक थे जो वहां पर पहुंचे थे उनके खिलाफ भी, कि उनको भी ये कहा गया था, लेकिन वो उनमें से कई लोग जो थे वो तीर धनुष जो पारंपरिक हथियार हैं उनके साथ पहुंचे थे, लगातार नारेबाजी करते रहे और देर रात तक डटे रहे थे, तो उनके खिलाफ भी शांति भंग के प्रयासों के आरोपों में केस दर्ज कराया गया। मतलब यहाँ बहुत जल्द आप कोई डिसीजन पे मत पहुंच जाइए कि तीन तरफ जो है एफआईआर दर्ज कराया गया है। अगर सीआरपीएफ पे कराया गया है तो जेएमएम पे भी कराया गया है और भीम आर्मी पे भी कराया गया है। इसको सोच करके आप ये मत सोचने लगिए कि काफ़ी संतुलित तरीके से केस दर्ज कराया गया है। इसमें भी एक जो खेल हुआ है वो भी समझाने की कोशिश करेंगे और पांडे जी काफ़ी तरीके से बताएंगे कि कहाँ पे खेल हुआ, कैसे किसी को राहत दिया गया और कैसे किसी के लिए जो है मुश्किल खड़ा करने की कोशिश की गई है इस एफआईआर में। देखिए, पहले तो भीम आर्मी का और एक आजाद समाजवादी पार्टी ऐसे करके था, इन लोगों का बहुत दिन पूर्व का कार्यक्रम था कि आदिवासी समाज, दलित समाज, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक पे अत्याचार बढ़ रहा है इस राज्य में। उसको लेकर ये था कि वो लोग राजभवन के पास एक दिन धरना देंगे और मुख्यमंत्री आवास पे जाके ज्ञापन वापन देंगे। उन लोगों का ना ईडी से ना सीएम से कोई लेना देना नहीं था। उसी कार्यक्रम के तहत वो लोग आए थे और चूंकि वो दिन क्लैश कर गया, उनको पता नहीं था कि उससे पहले ही उन लोगों का डिमांड था कि हम लोग आएंगे अमुक तारीख को मिलने के लिए और मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए। तो जब तक समझाया गया तब तक तो उनके पास केस हो गया उन पे। लेकिन इस तरीके का अगर आप उनका कोई लेना देना नहीं है, तो अगर ये बता रहे हैं सूरज जी कि जिस तरीके से उनको वेलेबल सेक्शन में हुआ है तो वो ठीक है। मतलब सामान्य तौर पे ये है कि जहाँ पुलिस एजिटेशन होता है तो वहाँ पे उल्लंघन का मामला दर्ज कर लेती है और फिर उसके बाद उनको बेल दे। सीधे जो धाराएं लगाई गई है, चाहे वो भीम आर्मी पे हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं समर्थकों के ऊपर हो या फिर सीआरपीएफ के ऊपर हो, तो ये जो तीनों तरफ जो एफआईआर हुआ है उसमें जो धाराएं लगी है उसको आप दर्शकों को बताइए कि कैसे किसी को राहत दिया गया है। एक तरफ तो एफआईआर भी हुआ, बचा भी लिया गया, दूसरे तरफ एफआईआर हुआ लेकिन किसी को जो है परेशानी में डालने की भी कोशिश हुई। देखिए, वो एक्चुअली 353 अगर जो लगा है, पहले इसको वेलेबल सेक्शन में ही माना जाता था क्योंकि 2 साल की सजा थी एजिटेशन और नहीं अभी का बताइए। हाँ, तो अभी जैसे वो नॉन वेलेबल सेक्शन है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट या जज पे डिपेंड करता है कि उस परिस्थिति को भांपने के लिए वो कहें। दूसरी बात यह है कि सीआरपीएफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है जेएमएम के कार्यकर्ताओं से अधिक। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे। दर्शकों को सबसे पहले ये बता देते हैं कि भीम आर्मी के ऊपर जो धाराएं लगी वो 143 है और 188 है। 143 और 188 जब कोई निषेधाज्ञा में अगर कोई जनसभा होता है या फिर प्रवोक करने की कोशिश होती है, इन 2 मामलों में ये 2 धाराएं लगती है और यही 2 धाराएं भीम आर्मी के ऊपर भी लगी है
और जेएमएम के ऊपर भी लगा है। और ये दोनों धाराओं में बेल जो है बहुत आसानी से मिल जाता है। थाना से ही जो है इन लोगों को बेल मिल जाएगा जिन लोगों के ऊपर जो है ये मामला दर्ज हुआ है। लेकिन सीआरपीएफ के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है उसमें 143, 188 के साथ साथ 353 का भी जो है मामला दर्ज हुआ है, जिसमें 353 के तहत सीआरपीएफ के जो लोग भी जिम्मेवार उस एफआईआर के तहत हैं उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर एक केस जो है अगर वैलिड हो जाता है, अगर सुपरविजन वगैरह के बावजूद, तब जाकर के उनको जाना होगा कोर्ट और वहां से जमानत लेना होगा। लेकिन जेएमएम और भीम आर्मी के लोगों को थाना से ही बेल मिल जाएगा। हाँ, वो तो है कि जैसे 353 जिस पे लग जाता है तो सामान्य तौर पे उसमें है कि 2 साल तक की सजा हो सकती है, तो उनको न्यायालय का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन इनसे सबसे बड़ा बात यह है कि ईडी जिस तरीके से पूरे राज्य में टेक ओवर कर रही है केसेस को, तो ये भी केस हो सकता है ईडी टेक ओवर कर ले। नहीं, इसमें तो कुछ वैसा है नहीं ना, पैसे से जुड़ा हुआ मामला तो है नहीं कि ईडी टेक ओवर कर लेगी। इसको ईडी से क्या मतलब है और आईटी से क्या मतलब है? पैसे से तो धमकी वाला भी मामला जुड़ा हुआ नहीं था, जो आलमगीर आलम और उन तो पूरा पैसे से ही जुड़ा हुआ था ना, टेंडर प्रक्रिया का खेल था, तो पैसा का लेन देन का मामला था। हाँ, पर वो उस केस में जो लिखा गया था कि वो सिर्फ टेंडर से बाहर रहने के लिए किया गया था। अब ये ईडी इसको लेती है क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ मामला है। अब तो सीआरपीएफ के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि क्यों गए थे वहां, क्यों जबरदस्ती घुसने की बात कह रहे थे कि हम घुसेंगे। अगर इस तरीके का अगर कोई मजिस्ट्रेट अंचलाधिकारी शिकायत दर्ज कराए हैं कि वो लोग चाह रहे थे घुसना। एक चीज तो पांडे जी, कल हम लोग जिस तरीके से चर्चा कर रहे थे तो बातचीत करते हुए एक बात आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो पॉलिटिक्स कर रहा है, और झामुमो का क्या काम है, वो पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिक्स ही करेगा, और वो अपनी बातें लेकिन राजनीति के तहत ही सही, लेकिन जेएमएम ने स्पष्ट रूप से रखा। अब जबकि एक सरकारी अधिकारी के तरफ से यह केस किया गया है और बाकायदा उसमें बोला गया है कि बगैर किसी डिमांड के सीआरपीएफ जो है निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में वो लोग जबरन घुसा और मुख्यमंत्री आवास में घुसने का प्रयास किया, ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस है ना। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप मुख्यमंत्री आवास में कोई भी नहीं घुस सकता और बिना अनुमति के, सबसे बड़ी बात है। और जहां तक सीआरपीएफ का डिप्टेशन है कि लॉ एंड ऑर्डर अगर के लिए ईडी बुलाई थी कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपको बुला रहे हैं, तो उनका भी डिप्लॉयमेंट तब होगा जब वहां के जो लोग हैं, जो जिला प्रशासन है, वो अगर डिमांड करेगी कि आप हमको लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे केंद्रीय बल दिया जाए, तभी वहां आ सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको मतलब अब बताना पड़ेगा कि हाँ भाई आप किसके कहने पे आए थे, क्यों आए थे, ये सब कहना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो जो बात कह रहे हैं कि जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास घुसना चाह रहे थे, वो तो फिर जीरा का विषय होगा कि वो बातें सत्य है या असत्य है, क्या करना आए थे, ये तो गारंटीड है। नहीं, ठीक है। सनी शरद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। और सनी, सवाल ये है कि आप शायद आप खबर आप अपडेट हो ही गए होंगे कि सीआरपीएफ पे भी केस दर्ज कर लिया गया है, जेएमएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों पे भी केस हुआ है और भीम आर्मी के ऊपर भी हुआ है। लेकिन एक इसमें थोड़ा सस्पेंस है। आम लोग जो ये देख रहे होंगे और जो समझेंगे, अगर सिर्फ ये लाइन अगर कोई सुने तो उनको लगेगा कि ठीक है, तीनों पे एफआईआर हुआ है। लेकिन जेएमएम और भीम आर्मी के ऊपर जो धाराएं लगाई गई है वो 143 है और 188 है जो बेलेबल है, और सीआरपीएफ पे 143, 188 के साथ साथ 353 लगाया गया है। इसको कैसे आप देख रहे हैं सनी, चूंकि आप क्राइम कवर करते रहे लंबे अरसे तक। और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीते शाम ही ये मांग किया था कि इस मामले में जांच हो, और सीआरपीएफ पे कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। 24 घंटे के भीतर हेमंत सरकार जो है सुन ली और इसमें आगे बढ़ रही है। तो हेमंत सोरेन की सरकार भी काफी एक्टिवली सुन रही है। देखिए, 3 अलग अलग समूह के लोगों पर केस किया गया है। एक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, एक भीम आर्मी और एक सीआरपीएफ, जैसा कि पत्र में है और आप लोग इस पर चर्चा भी कर चुके हैं। अब इसमें चौथा तो ये भी एफआईआर हो सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी 144 धारा लगे हुए क्षेत्र में 2-2 मजमा लगाए,
वो बाहर निकले और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किए। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये रांची के शहर सीओ और कांके सीओ दोनों ने, चूंकि दोनों अलग अलग इलाका था, एलपीएन सहदेव का जो है इधर शहरी में आ जाता है और गोंदा थाना का इलाका जो है उधर कांके में आ जाता है, तो दोनों ने जो गोंदा थाना में लीक कर दिया कि जेएमएम के कार्यकर्ता हरवे हथियार लेकर आए थे या फिर भीम आर्मी के कार्यकर्ता आए थे, तो इसका मतलब इनके मामला दर्ज कराने के बाद ये तो स्थिति साफ हो गई ना कि मुख्यमंत्री आवास के आसपास की विधि व्यवस्था ठीक नहीं थी। जो दावा लोकल प्रशासन कर रही थी कि विधि व्यवस्था ठीक है, यहाँ सीआरपीएफ की कोई जरूरत नहीं है, तो ईडी जो सेंट्रल एजेंसी है उसे तो अधिकार है कि जब उसे लगे कि विधि व्यवस्था ठीक नहीं है तो अपने अनुसार, चूंकि अब तो ये देखिए लड़ाई तो पूरा क्लियर है कि सेंट्रल वर्सेज स्टेट हो रहा है, तो अब सेंट्रल के जो अधिकारी हैं उन्हें लग रहा है कि हमको लोकल स्टेट सपोर्ट उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, तो वो तो सेंट्रल के अपने अधिकारियों से संपर्क करेंगे ही, जो एजेंसी है जो सुरक्षा उन्हें मुहैया करा सके। तो ये तो देखिए 3 मामला भले ही दर्ज कराया गया, लेकिन मुझे लगता है कि इस मामला दर्ज कराने के बाद ईडी और सीआरपीएफ के लोगों को ही मजबूती मिली, क्योंकि आप मामला दर्ज कराए इसका मतलब तो इतना साफ है कि विधि व्यवस्था स्थिति ठीक नहीं थी, आपके ये अधिकारी लिख कर दे रहे हैं कि मजमा लगा हुआ था और 144 के अंदर ये सब हो रहा था। तो ये अब चूंकि मामला तो अब दर्ज हुआ, अब किस हिसाब से जांच होगी और आप जो धारा अलग अलग बता रहे हैं, तो अब वो तो देखिए वो तो अपने हिसाब से बचने के हिसाब से तो होगी। अगर सिर्फ सीआरपीएफ पर होता, क्योंकि कल से ही ये सवाल उठ रहा था, कल ही हम लोग लाइव में भी इसकी चर्चा कर चुके थे कि अगर सीआरपीएफ होती तब तो फिर जो जेएमएम के कार्यकर्ता थे उन पर भी मामला दर्ज होना चाहिए था, और यही वजह है कि तीनों पर किया गया है। तो ए मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि चूंकि सिर्फ सीआरपीएफ पे मामला दर्ज कराना था इसलिए कराया गया जेएमएम और भीम आर्मी के लोगों पे? जो पूरा प्रकरण है उसको देखकर तो यही लग रहा है। आपने एक बात कही सन्नी कि मुख्यमंत्री भी सामान्य तौर पे जिम्मेदार हैं, क्योंकि उस भीड़ को जाकर उन्होंने संबोधित किया और उस दौरान भी 144 लागू था। क्या ये बात आप यकीन और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं? देखिए, धारा 144 लागू है वो तो हर एक व्यक्ति के लिए था। अब मुख्यमंत्री के पास क्या विशेषाधिकार है, क्या मुख्यमंत्री पर ये लागू नहीं होता है या नहीं होता है, इतना तो जानकारी नहीं है मेरे पास। अगर मुख्यमंत्री पर भी लागू होता है जैसे कि आम व्यक्ति पर होता है, तब तो दो सभा मुख्यमंत्री की है। एक तो एलपीएन सहदेव चौक पर वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किए, फिर दूसरी सभा मुख्यमंत्री आवास के गेट पर जिप्सी पर खड़ा होकर उन्होंने फिर वहां लोगों को संबोधित किया। दोनों सभा तो इसकी तो वीडियो फुटेज है, बकायदा मीडिया में चल रहा है मुख्यमंत्री का बयान। बिल्कुल, अगर जो सनी बोल रहे हैं कि अगर मुख्यमंत्री के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, खास करके निषेधाज्ञा वाले क्षेत्र में प्रवेश करने को लेकर के, सभाएं करने को लेकर के, जैसा कि अंचल अधिकारियों के द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया है गोंदा थाने में, और 143 जो धारा लगाया गया है आईपीसी का, उसमें तो जनसभा पे ही रोक लगाया जाता है निषेधाज्ञा क्षेत्रों में। तो अगर इस तरीके का मामला बनता है तो क्या मुख्यमंत्री भी इस चपेटे में आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो जो कानून के जानकार हैं वही बता पाएंगे, समझा पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उनके पास कोई विशेषाधिकार हो, जैसा कि सनी भी बोल रहे हैं। सूरज, एक चीज यहाँ पे ये देखने वाली बात होगी कि ये जो एफआईआर, खास करके जो सीआरपीएफ 2 पन्ने में एफआईआर दर्ज है, अगर सीआरपीएफ के जवान मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करने की जबरन कोशिश कर रहे थे, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए तब जबकि मुख्यमंत्री खुद यह बोलते रहे हैं कि उनकी सरकार को गिराने की कोशिश होते रही है डे 1 से, जब से उन्होंने शपथ लिया है एज ए सीएम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने बाकायदा इतना तक कह डाला कि विशेष विमान एक मंगा करके रखा गया था एयरपोर्ट पे, और कोशिश थी कि हेमंत सोरेन को यहाँ से ले जा करके दिल्ली और दिल्ली में गिरफ्तारी दिखाया जा सके। तो इस तरीके की बातों का सामने आना, इसको कैसे देखा जाना चाहिए इस पूरे प्रकरण को? देखिए, निश्चित तौर पर कि जो सीआरपीएफ के अधिकारी वहां पर क्यों पहुंचे थे इतनी बड़ी संख्या में, जब अंदर पूछताछ चल रही थी, ये केस दर्ज कराया गया है, और जब सीआरपीएफ बयान दर्ज कराएगी तो
पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार कहा जाता रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, उनके जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री, उनके द्वारा ये लगातार कहा जाता रहा है कि अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है। और कल जब परसों जब पूछताछ चल रही थी वहाँ पर, जब पहुँचे लोग और जब सीआरपीएफ की गाड़ियां वहां पहुंची और उतनी बड़ी संख्या में जवान उतरे, कतारबद्ध होकर, हथियारबंद थे, तो ये कानाफूसी वहां शुरू होने लगी थी और ये चर्चा शुरू होने लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री को हिरासत में लिए जाने की बात हो रही है। एक डर सा, एक कयास सा, एक खानाफूसी वहां जो भीड़ थी उसमें भी, जो न्यूज रूम में बैठे थे लोग उनमें भी, और जो आम लोग टीवी पर ये पूरा प्रकरण देख रहे थे उनमें भी ये कानाफूसी होने लगी थी। और जिस तरह से सीआरपीएफ पहुंची, जितनी बड़ी संख्या में जवान पहुंचे थे, तो उसमें जो पहले से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, उनके नेता जो बयान देते आ रहे थे या मुख्यमंत्री जो बयान देते आ रहे थे कि सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है, और एक तो प्रेस रिलीज रविवार की शाम को जारी होता है। आज समाचार चैनल में पार्टी सब महासचिव जो हैं वो बयान देते हैं कि एक प्लेन खड़ा था, राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास था, इस पूर्व नियोजित साजिश के तहत वहां पर पहुंचे थे कि किसी भी तरीके से सीआरपीएफ जवान और समर्थकों के बीच झड़प हो जाए और संवैधानिक तंत्र की विफलता का आरोप लगाकर सरकार को अपदस्थ करके यहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके। तो वो जो एक कयास पहले से ही, अटकलें या आरोप जो भी कह लें आप, उनको बल मिला। और ये जो एफआईआर अब दर्ज कराई गई है, उस बात से वो और पुष्टि होती है कि उन आशंकाओं को, उन बयानों को कि एक बल मिल गया जो सत्ताधारी दल है, जो सरकार है, उनको कि ऐसे प्रयास हो रहे थे। वो सच क्या है, वो जब सीआरपीएफ के जवान, ईडी के अधिकारी जब बोलेंगे इस बारे में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई थी, लगातार 2 दिन वहां पर ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ। यहाँ पर 2 बार चिट्ठी लिखी गई ईडी की तरफ से कि विधि व्यवस्था संभाली जाए, पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, और वो दिखा भी कि जब उनको स्कॉट करके मुख्यमंत्री आवास के पास ले गया तो चाक चौबंद सुरक्षा थी, लेन क्लियर किया गया और तेजी के साथ उनको ले जाया गया। तो ये स्थितियां उत्पन्न, लाया भी गया और पहुंचाया भी गया। लेकिन जिस तरह से बाहर भीड़ जुटी थी, तो इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो अधिकारी हैं, केंद्रीय एजेंसी हैं, तो केंद्रीय एजेंसी गृह मंत्रालय से मॉनिटर होती हैं, जो निर्देश मिलते हैं उनको कार्रवाइयों को लेकर। तो जब वो अगर सुरक्षा की मांग करेंगे तो जो केंद्र सरकार है या गृह मंत्रालय अपने तरीके से अर्धसैनिक बलों की वहां पर तैनाती करता है। लेकिन वही टकराव का मसला है कि जो स्थानीय जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, और जो सीआरपीएफ है, उनके बीच का ये टकराव का मसला है। और जब बयान दर्ज कराएगी सीआरपीएफ तो वो सच सामने आएगा कि उनका पक्ष क्या है इस पूरे प्रकरण पे। कुल मिलाकर के स्टेट वर्सेस सेंटर का ही जो मामला है वो दिख रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल लड़ाई है, चल रहा है, लेकिन कानूनी लड़ाई भी जो है स्टेट वर्सेस सेंट्रल होते हुए दिख रहा है। जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आरोप था, जो अंदेशा था, आशंका था, उस पे कहीं ना कहीं बल मिला है। जैसा कि सूरज भी बोल रहे हैं कि ये जो अधिकारियों के द्वारा सीओ जो अंचलाधिकारी हैं, जिनके तरफ से जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के आशंका को बल तो मिलता ही है। पंडित जी, अब आप ये बताने का काम कीजिए कि ये किस दिशा में ये मामला अब आगे बढ़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो एफआईआर दर्ज कराया गया है, ये भविष्य को लेकर ध्यान में रखकर दर्ज कराया गया है, वर्तमान में जो घटित हो गया उसके लिए नहीं। दरअसल अब क्या होगा, क्योंकि इसमें जिम्मेदार कौन है? सीआरपीएफ को तो कहेगा कि हमको कोई सूचना मिली या हमको कोई बुलाहट आया तब हम गए। तो किसने बुलाया? तो ईडी ने बुलाया। सीआरपीएफ ने किसके कहने पे आला अधिकारी ने सीआरपीएफ को यहाँ भेज दिया, जबकि उनका काम है, ड्यूटी जो प्रोसीड्योर करता है कि भाई आप पुलिस से कोऑर्डिनेट करके भेजिए। तो अगर अगली बार भी ऐसा हुआ तो उस समय जितने भी सीआरपीएफ के जवान आएंगे, क्योंकि उसमें नेम्ड एफआईआर है नहीं, वो सारे के सारे गिरफ्तार हो सकते हैं। क्योंकि सीआरपीएफ आईजी का जिक्र है उस एफआईआर में। हाँ, सीआरपीएफ आईजी या जो ऑफिसर हैं उनसे तो ये पूछताछ होगी। लेकिन अगर अगली बार भी संभवतः अगर मान लीजिए कि कोई इसी तरीके की घटना घटी, तो उस दौरान जितने भी सीआरपीएफ के जवान होंगे उनको गोंदा पुलिस ये कह के अरेस्ट कर लेगी कि हमारे पास फलाना केस नंबर है, उसमें आप लोग वांछित हैं। तो उस दिन आप आए थे कि नहीं आए थे ये मसला नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो किसी जवान का नाम नहीं है, उसमें तो सीआरपीएफ के जवान हैं। तो ये हमको लगता है कि भविष्य में सीआरपीएफ बुलाने से पहले ईडी प्रॉपर तरीके से और सीआरपीएफ सूचना दे जिला प्रशासन को, उनकी अनुमति ले, तब डिप्लॉयमेंट करे फोर्स का। इसको लेकर ज्यादा ध्यान में रखकर ये एफआईआर दर्ज कराया गया। एक जो जानकारी जो सूत्रों के हवाले से ही कल ही आई थी पांडे जी, कि ईडी
कि अधिकारी ने बाकायदा एक रिक्वेजिशन भेजा था, उसके बाद सीआरपीएफ की टीम पहुंची। तो क्या सीआरपीएफ के पास भी अब आधार है कि वो भी एक क्रॉस एफआईआर करे? हाँ, सीआरपीएफ के अधिकारियों के पास भी है, लेकिन देखिए इसमें दो चीज। लेकिन अगर सीआरपीएफ के पास अगर रिक्वेजिशन होगा ईडी के अधिकारियों का, तो वही मैं समझना चाह रहा हूं, क्या तब भी स्टेट पुलिस या फिर स्टेट पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है? हाँ बिल्कुल, वो नियम है कि जैसे आपकी सिक्योरिटी लैप्सेस हो रही है, आपको लग रहा है कि हम थोड़ा यहाँ कमजोर हैं, हमको सिक्योरिटी चाहिए, तो आपने सीआरपीएफ को चिट्ठी भेजा या रिक्वेस्ट किया कि आप भेजिए, पर वो जवान कोई मांग लेने से आपको ऐसे नहीं भेजना है, क्योंकि ये स्टेट मूवमेंट है। तो स्टेट मूवमेंट में यहाँ के पुलिस अधिकारी उसकी सहमति देंगे कि हाँ विधि व्यवस्था में, लॉ एंड ऑर्डर में समान, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रक्रिया, इसमें चाहे आर्मी को लगाना हो चाहे सीआरपीएफ, तो जिला प्रशासन की सहमति 100% जरूरी है, तभी आप भेज सकते हैं। तो वो शायद अगर ओवरलूप कर दिया गया हो कि ईडी ने मांगा और सीआरपीएफ ने भेज दिया, नहीं तो अगर ओवरलूप हुआ है तो गलती हो ये गया। तो बहुत बड़ा अपराध है, इसको तो गलती में नहीं, अगर जेएमएम और बाकी के अधिकारी अगर एफआईआर करा रहे हैं तब तो ये लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं। हाँ, ये लूप हो गया, लूप होल्स हो गया। अगर उसमें बिना किसी की सहमति के डायरेक्ट सीआरपीएफ आई तो ये एक आधार बनता है। लेकिन दूसरा जो ये पार्ट है कि भाई वो जबरदस्ती मुख्यमंत्री आवास में घुसने का प्रयास कर रहे थे, इसका तथ्य देना होगा कि क्या वो घुसे, किसी से झड़प हुआ, किसी ने रोका, या गेट में वो लोग घुस रहे थे। बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग, चूंकि हम लोग मुख्यमंत्री के जो आगे का जो दरवाजा है उस ओर थे, और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली तो हम लोग पीछे की दरवाजे की ओर बढ़े, लेकिन जो वहां पे जो दूसरे चैनल्स के रिपोर्टर्स मौजूद थे उनसे जो बातचीत हुई और स्टेट पुलिस के जो एक अधिकारी से जो बातचीत हुई, उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि एक तरफ से सीआरपीएफ के लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और दूसरे तरफ स्टेट पुलिस के लोग जो है सीआरपीएफ का वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो एक दूसरे का वीडियो रिकॉर्डिंग तो हो रहा था, तो वो तो स्टेट पुलिस से दिखा पाएगी कि हाँ वाकई में सीआरपीएफ की टीम आई थी कि नहीं आई थी, और मुख्यमंत्री के पीछे के जो दरवाजा है जहां से आमतौर पे मुख्यमंत्री आया जाया करते हैं, अब वहां पे मौजूद थी कि नहीं थी? नहीं, वहां पे मौजूद रहना और अंदर जबरदस्ती घुसना दोनों अलग अलग मामला है। कि एक आया सीआरपीएफ और पूरे घर के चारों तरफ फैल गई। नहीं, लेकिन जब आप स्टेट पुलिस के किसी से आप कोऑर्डिनेशन आप नहीं किए हैं, आपने बाकायदा सूचित नहीं किया है, आपने परमिशन नहीं लिया है, और तब जाकर के मुख्यमंत्री आवास के सामने अगर आप जा करके वहां खड़े हो जा रहे हैं, तो परिस्थितियां तो वाकई में फिर जैसा कि जेएमएम का जो आरोप है या फिर जो अंचलाधिकारी का जो आरोप है, तो वो तो लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होने वाला ही माहौल था। नहीं, कोई अगर पुलिस ज्यादा संख्या में खड़ा रहेगा तो लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होगा? लॉ एंड ऑर्डर तब खराब होगा जब सीआरपीएफ बिना सीएम के मर्जी के, बिना किसी के मर्जी के जबरदस्ती घर में घुसने का प्रयास करे, तब लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। यहाँ पे देखिए पांडे जी, इसको ऐसे समझिए कि स्टेट पुलिस ने तो मंगाया नहीं, सीआरपीएफ ने परमिशन लिया नहीं, ये हम लोग मान रहे हैं, कोई वही मान करके, जैसा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आरोप है और जो अब एक अंचलाधिकारी एफआईआर करा है ना, तो वो तो अपना नौकरी से, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी बोल करके वो एफआईआर करा लेगा। नहीं, बिल्कुल, तो उसकी नौकरी है, उसका अपना भविष्य है, करियर है। तो अगर वो एफआईआर कराया है, अंचलाधिकारी के द्वारा कराया गया है, तो ऑलरेडी सारे अधिकारियों से भी बातचीत हो गई होगी कि किसी से परमिशन लिया गया कि नहीं लिया गया। तो अभी तो फिलहाल तो यही दिख रहा है कि सीआरपीएफ ने परमिशन नहीं लिया या फिर किसी को सूचित नहीं किया। बिल्कुल। और निषेधाज्ञा का जो पूरा जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर आप घुस रहे हैं तो उसमें बाकायदा, जो मैं पढ़ रहा था 144 जो लगता है, तो उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि सरकारी जो उस पूरे इलाके में जो डिप्यूट हैं, जिनका डिप्लॉय किया गया है, जो अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, उनके अलावे कोई भी हरबे हथियार लेकर के नहीं प्रवेश कर सकते हैं। तो सीआरपीएफ का तो वहां पे डिप्लॉयमेंट था नहीं, और वो लोग तो हथियार लेकर के ही गए थे, तो ये तो उसका उल्लंघन तो हुआ ही ना एक तरीके से। उल्लंघन हुआ तभी तो वो लोग इतनी जल्दी वहां से वापस हो गए। नहीं तो अगर ईडी कहती कि हम अपनी सुरक्षा के लिए बुलाए हैं, तो वो लोग तो ईडी जब निकलते तब साथ में निकल के, अगर ईडी को लगता था कि अगर सीएम आवास से निकलेंगे पुलिस पर्याप्त नहीं है, कुछ हम पे हो जाएगा, इसलिए हम ईडी सीआरपीएफ भी बुला लिए, तो उनके साथ निकलते। उनसे वो मिस्टेक हुआ तभी वो कह रहे हैं कि वो तुरंत चले गए। नहीं तो आना और तुरंत जाना, कोई ऐसा तो नहीं है कि मंदिर था सीएम आवास जहां जाके प्रणाम करके सीआरपीएफ को लौटना था। लेकिन ये गलती छोटी गलती नहीं है ना, तब जबकि पूरा राज्य
का मैक्सिमम लोग सरकार में है ना, जेएमएम का जो मैक्सिमम लोग हैं, अलायंस का जो मैक्सिमम लोग है, उसको जब ये अंदेशा रहे समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को कि कभी भी उसके नेता की गिरफ्तारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक डर बैठा हुआ है, गुस्सा है, आक्रोश है, वैसी परिस्थिति में अगर आप छोटी गलती तो नहीं बोला जा सकता है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसकी जवाबदेही सीआरपीएफ के आईजी तय करेंगे, कमांडेंट तय करेंगे, इसलिए तो उनका जिक्र है बकायदा। हाँ, या फिर न्यायालय तय करेगा कि भाई आप कैसे कर दिए इतना बड़ा मिस्टेक। तो ये वाकई में हम लोग जो न्यायालय में तो मामला जाएगा ही, वो तो वहां तय होगा ही, वो तो एक अलग चीज है। बातचीत अभी ये हो रही है कि अगर अंचलाधिकारी ने एफआईआर कराया तो सब कुछ जानबूझ करके ही कराया गया होगा, मालूम होगा कि क्या परिस्थिति में सीआरपीएफ की टीम आई। नहीं, ये सामान्य प्रोसेस है, एफआईआर कराना कोई बात नहीं है। जैसे हो सकता है कि डीएसपी जब सुपरविजन करेंगे तो वहां के आमतौर पे बहुत लोगों को पूछेंगे, और चूंकि ये मजिस्ट्रेट में थे, बोले इनको जानकारी नहीं, अमुक व्यक्ति को जानकारी था जो नोडल ऑफिसर था, तो वो सुपरविजन पे सब चीज डिपेंड करता है कि जो पहला आदमी फर्स्ट इंफॉर्मेशन थाने में लिख कर देता है वो 100% सही मान लिया जाता है, वो नहीं है। फिर इनका भी बयान होगा बाकायदा, जो केस का आईओ होंगे वो पहले अंचला अधिकारी का बयान लेंगे। ये तो पहला इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया, अब उनका बयान होता है, फिर उनके बयान के आधार पे आरोपियों की पहचान होती है, फिर उनका बयान होता है, उस तरीके से प्रोसेस बढ़ता है। जो अधिकारियों का जो जिक्र है उन लोगों का भी ये बयान लिया जाएगा। फोन मेरा ये कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव हैं जेएमएम के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनसे बातचीत करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, और अगर वो फ़ोन उठाते हैं तो कई सारे जो सवाल हैं वो भी। दादा जोहार, आप लाइव पे हैं दादा, और बगैर बताए हुए आपको जोड़ रहे हैं, पहले आपको फ़ोन कर रहे थे सूचित करने के लिए ही। सवाल यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कल आपके हस्ताक्षर से और विनोद पांडे जी के हस्ताक्षर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, और आज उस पे एफआईआर भी कराया गया है। तो ये एफआईआर जो सरकारी अधिकारी के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा कराया गया, पहले तो आपके प्रेस विज्ञप्ति को पॉलिटिकल मूव मान करके भी जो है थोड़ा अगर छोड़ भी दिया जाए कि ये पॉलिटिकल मूव है अपनी पार्टियों का, लेकिन अंचलाधिकारी के तरफ से जो आरोप लगाया गया है वो आपके आरोपों के को सत्य बता रहा है, और बता रहा है कि कैसे सीआरपीएफ के लोग जो हैं मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश करना चाह रहे थे। कैसे इसको देख रहे हैं आप लोग, और पार्टी जो है इसको लेकर के और कितना आगे जाने वाली है? आपको कल के पत्र में ही स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ, सोम तो कर नहीं रहे कि हमारे कार्यकर्ता नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, मेरे कार्यकर्ता डिसिप्लिन थे, ठीक है। उनको प्रोवोक करने के लिए भीम आर्मी, जब भीम आर्मी का आज तक मुझे नहीं मालूम कि उसके अध्यक्ष कौन है, आप जानते होंगे, क्योंकि और जो उनके जो संस्थापक अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद जी, वो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ कि वो हेमंत सोरेन हाय हाय करेगा, क्योंकि दलित से उभर के वो संघर्षशील युवक है, वो एक आदिवासी युवा के खिलाफ में इस तरह का मनोभाव नहीं रख सकता है। तो ये लोग कौन थे, इनकी पहचान जरूरी है। तो आप क्या था? आप मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि भीम आर्मी के बैनर तले दूसरे लोग थे जो प्रवोक करना चाह रहे थे? मैं तो सीधा कहता हूं कि वो कहीं ना कहीं आपराधिक मानसिकता वाले कुछ खास राजनीतिक दल के लोग थे। वो भीम आर्मी से उनका संबंध नहीं था दादा, ये आप कहना चाह रहे हैं? मुझे तो नहीं मालूम कि भीम आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ का स्टेट का प्रेसिडेंट कौन है। हाँ, लेकिन दादा वो लोग कुछ दिन पहले आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का अधिकार का हनन हो रहा है इस सरकार में, इसलिए वो लोग राजभवन पे धरना देंगे और मुख्यमंत्री का आवास का घेराव करेंगे। उसका तो पांडे जी का जो सवाल है दादा कि वो पहले से तय था। बहरहाल ये कोई सवाल नहीं है, हालांकि चूंकि आप जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक बड़ा सा आरोप है आपका इस पे। अब चूंकि अब तो एफआईआर दर्ज हो ही गया है तो जांच होगा, लेकिन एक सवाल ये है दादा, और लोग
के मन में ये अब जाएगा भी कि ये जो एफआईआर दर्ज हुआ है जेएमएम समर्थकों के ऊपर या फिर भीम आर्मी के ऊपर, उसमें 143 और 188 का जिक्र है, लेकिन सीआरपीएफ के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें 143 और 188 के साथ 353 भी जोड़ दिया गया है। तो देखा तो ये जा रहा है कि इन दोनों पार्टियों के ऊपर जो धाराएं हैं वो तो बेलेबल है और सीआरपीएफ के ऊपर जो धाराएं लगी है वो नॉन बेलेबल है। तो इसको कैसे देख? आप इस बात को देखिए कि वहां पर सरकारी पदाधिकारी ऑन ड्यूटी थे जी, और वो अपना सुरक्षा में लगे हुए थे जी, उनके साथ जिस प्रकार से बहस हुआ अनवांटेड सीआरपीएफ पर्सनल द्वारा जी, वो धारा 353 के तहत आता है जी। हमारे कार्यकर्ताओं ने किसी के साथ में न अभद्रता की न किसी के साथ में, वो शांतिपूर्ण तरीके से सड़क के कोने में खड़े होके, और राजनीतिक कार्यकर्ता गूंगा तो होता नहीं है जी, जैसे पत्रकार गूंगा नहीं होता तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी गूंगा नहीं होता। पत्रकार गूंगा हो जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा दादा? नहीं, गूंगा तो हद तक हो ही चुका है पत्रकारिता जी, लेकिन असल पत्रकारिता पे अब अलग विषय है बहस का, उस पर हम लोग नहीं जाना चाहते हैं। बिल्कुल, उस पर बाद में बातचीत किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो यहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता थे जी, वो अपने नेता के समर्थन में नारा लगा रहे थे जी। उन्होंने न किसी गाड़ी को रोका, न आने जाने वाले को रोका, न पुलिस के साथ उनकी कोई बहस हुई। तो आप उस पर 353 कैसे लगाएंगे? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो धाराएं लगाई गई है सीआरपीएफ के ऊपर वो सही है और ये धाराएं लगनी भी चाहिए थी? निश्चित तौर पे हम लोगों ने कल ही इस बात को कहा था। अच्छा, होना चाहिए। आपका एक बयान का काफी चर्चा हो रहा है। आपने किसी एक चैनल पे बातचीत करते हुए कहा कि एक विशेष विमान भी मंगाया गया था और मुख्यमंत्री को दिल्ली ले जाने की तैयारी थी। मैं इस बात पे अभी भी स्टैंड हूँ, क्योंकि आप लोग जिस प्रकार से ईडी का सूत्र बताते हैं, हाँ, लोगों के पास भी एयरलाइंस के कुछ सूत्र हैं जी, उनके द्वारा यह सूचना मिली थी। तो क्या इसको लेकर के भी कोई एक जांच कमेटी बनाने की आप मांग करेंगे सरकार से? क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, तब जबकि मुख्यमंत्री खुद यह बोलते रहे हैं कि उनकी सरकार को डे वन से गिराने की कोशिश हो रही है। अब देखिए, ये तो विवेचना पे आएगा जी, ये विवेचना पे आएगा, और अब जब एफआईआर भी हो गया है, हमको लगता है कि एसआईटी भी बनेगी, तो सारी चीजों पे विवेचना होगा। लेकिन दादा, जिस तरीके से आप कंफर्म होके कह रहे हैं कि हाँ वहाँ पे था स्पेशल प्लेन, और वो एक तरीके से मुख्यमंत्री को तैयारी थी ले जाने की, लेकिन ईडी का न्यायालय तो यहाँ पे है, तो क्या ये लोग मुख्यमंत्री को किडनैप करने का इरादा रख कर आए थे मुख्यमंत्री आवास पे ईडी के अधिकारी? ईडी के अधिकारी जो आए थे उनके साथ में राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था थी जी, उनके साथ उनकी निजी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जो सुरक्षा कर्मी है वो लोग थे। ये बाकी के लोग किस लॉ के तहत आर्म्ड होकर बाहर निकले कैंप से, जबकि ये सिविल लॉ है कि लॉ एंड ऑर्डर यदि खराब हो तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मेरी बात को गौर कीजिएगा, जी जी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि रिक्विजिशन देता है, और वो भी रिक्विजिशन देता है उसमें संख्या होता है कि इतना कंपनी चाहिए, इतना प्लाटून चाहिए, इतना ब्रिगेड चाहिए, उतना ही तब उसका सैंक्शन होता है मुख्यालय से, तब वो मूव करता है जी। वो सब्जी खरीदने तो बाहर आ सकता है, लेकिन कोई सेंसिटिव प्लेस पे बिना डिप्लॉयमेंट के वो मूव नहीं कर सकता है। इवन आर्मी भी जब हमारे स्टेट से मूव करेगी तो उसका भी रूट प्लान होता है। इसका मतलब हमारे स्टेट में जितने आर्मी इंस्टॉलेशन है वो कल चाहेंगे तो आर्म्स लेके बाहर आ जाएंगे सिविल सोसाइटी में। क्या ये देश संविधान से चलेगा या ईडी और भाजपा के नियम से चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। दादा, ये जो सारे जो 3 जो केस दर्ज हुए हैं उसका आधार एक ही है, और वो ये है कि निषेधाज्ञा क्षेत्र में जो है इन लोगों का प्रवेश हुआ है और उसके बाद जो है इन लोगों पे एफआईआर दर्ज किया गया।
एक जो सवाल उठ रहा है, और अभी फोन लाइन पे थोड़ी देर पहले सनी शरद जो हमारे साथी हैं, आप जानते ही हैं, वो जुड़े हुए थे, तो उनका एक सवाल था कि निषेधाज्ञा क्षेत्र में अगर 143 जो कि जनसभा करने पे लगता है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी 2-2 सभाएं की। कहाँ पर? एक जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक के पास जब कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया, और उन्होंने सभा नहीं की, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत की। सभा का प्रॉपर लाउड स्पीकर होता है, मंच तैयार होता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि वो उसके दायरे में नहीं है, नहीं आते हैं। नहीं, दायरे में तो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो सभा नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं से बातचीत थी। सुनिए ना, हम लोग बार बार आप लोग को बोल रहे हैं पांडे जी, हम लोग बोका नहीं है। हाँ। हम लोग को ढेर नियम कानून हम लोग को भी मालूम है। जी जी। तो इसलिए हम लोग को अब बोका मत समझिएगा। हम लोग को मालूम है कि कौन सा नियम संगत है, कौन सा नियम विरुद्ध है, और हम नियम विरुद्ध कोई काम नहीं करेंगे, नियम संगत ही काम करेंगे। नहीं, तो बोका आपको कौन मान रहा है दादा? आप पार्टी के महासचिव हैं, सरकार आपकी है, ये तो भाजपा की बोली हो सकती है। जेएमएम आजकल क्यों बोलने लगी इस तरीके की बोली, पता नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, वो लोग तो अब भाई उनका तो अब हमको लगता है कि चरण स्पर्श तो नहीं कर पाएंगे अब भाजपा का, वही लोग हम लोगों का स्पर्श करेगा पूरा गर्दन, तो इसलिए उनके बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं पाते। अच्छा दादा, आप समय दिए इसके लिए शुक्रिया। कई सारे सवाल थे जिसका जवाब मिल गया। सुप्रियो भट्टाचार्य थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, लोकप्रिय नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पक्ष जो है हमेशा मीडिया में रखते हैं। एक कोशिश बीजेपी के प्रवक्ता से भी बात करने की कर रहे हैं, ताकि उनका भी एक पक्ष आ जाए। जिस तरीके से आरोप लगातार लग रहा है खास करके बीजेपी के ऊपर, और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य जब फोन लाइन पे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी कहा कि ये बीजेपी और ईडी जो है जिस तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है, वो यहाँ पे नहीं चलने वाला है। संविधान सम्मत जो चीज़ें होंगी उसी पे बातचीत होगी और संविधान के अनुरूप ही काम होगा। कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तब तक प्रतुल जी जुड़ गए हैं। प्रतुल जी नमस्कार, आप लाइव में हैं। जय श्री राम। प्रतुल जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आरोप लग रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से, प्रतुल जी सवाल ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से एक बयान आया है सुप्रियो भट्टाचार्य के तरफ से। उन्होंने कहा है कि कल एक 20 तारीख को एक विशेष विमान मंगाया गया था और वो एयरपोर्ट पे था, और कोशिश यही थी बीजेपी की ईडी के माध्यम से कि हेमंत सोरेन को दिल्ली ले जाया जाए और वहां पे गिरफ्तारी दिखाया जाए। मुझे लगता है सुप्रियो भट्टाचार्य के समय जो जासूसी उपन्यासकार थे वेद प्रकाश शर्मा, उनकी बहुत सारी किताबें चलती थी, वो उन्होंने कुछ ज्यादा पढ़ लिया है। और जेएमएम को तो जस्टिफाई करना था ना, जिस तरीके के कंसीनेंस थे, तो ये उसके बाद ईडी के अफसरों का केंद्रा करने का आह्वान हो रहा था। तो उसके बाद जो माहौल बना, आप देखिए 144 लगा हुआ था और हजारों कार्यकर्ता फिर भी पहुंच गए। तो कल पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में चूक थी, मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक गई। तो ईडी के अफसर अगर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई था? हजारों जेएमएम के कार्यकर्ता निषेधाज्ञा तो उल्लंघन कर वहां पहुंच गए हैं। नहीं, उन सब पे एफआईआर हुई है। आप शायद अभी अगर अपडेट हो गए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। भीम आर्मी के संजय भाई जितना जमानती धारा सब लगाया गया है, जबकि कल तस्वीरों में था कि वो तीर धनुष लेकर, कड़ासा लेकर, फरसा लेकर, बहुत हथियार लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परंपरा के नाम पर कोई परंपरा कानून से ऊपर तो नहीं हो सकती ना। जब निषेधाज्ञा लगी तो सबके लिए कानून बराबर है। और बड़ा प्रश्न मैं संजय जी आपके माध्यम से करना चाहता हूँ सरकार से, मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुआ? कल मुख्यमंत्री भी तो हमारे पिताजी की स्मृति में जो जस्टिस एलपीएन शाहदेव चौक बना है वहां पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। उससे पहले अपने घर के बाहर जिससे तो खड़े होकर भाषण दे रहे थे लोगों को। नहीं, 144 उनके लिए नहीं लगा था। आपके सवाल को अभी थोड़ी देर पहले ही आपके सवाल पर जवाब सुप्रियो भट्टाचार्य ने दिया है,
और बकायदा उन्होंने कहा कि वो कोई जनसभा नहीं था, वो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे। जनसभा में माइक लगता है, बॉक्स लगता है, स्टेज लगता है। इनको ना बेसिक कानून का ज्ञान जानबूझकर या ज्ञानता अपने दिखाते हैं। कानून सबके लिए सवाल है साहब। हम मुख्यमंत्री जी के कल समर्थक कहेंगे कि किसी को गोली मार दिया, हमें पता ही नहीं कि किसके तहत 302 के तहत मुकदमा होता। कानून सबके लिए बराबर है। कार्यकर्ताओं से आप कैसे बात करेंगे? हुजूम में हजारों कार्यकर्ताओं को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? जब सेक्शन 144 लगा, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्यों FIR दर्ज नहीं हुआ? संविधान का आर्टिकल 14 साफ कहता है कि सब लोग बराबर है कानून की नजरों में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने NN थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में क्लैरिफाई किया था कि एवरीबॉडी इज इक्वल, आपको प्रिविलेजेस नहीं है। लेकिन यहाँ तो प्रिविलेज दे रही है सरकार। मुख्यमंत्री पे FIR क्यों नहीं? और CRPF भाई, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो कश्मीर में इंसर्जन से लड़ती है, जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाती है, देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए जिसने सर्वोच्च बलिदान हजारों जिसके पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी और जवानों ने दिया, उनके खिलाफ FIR कर रहे हैं। नहीं प्रतुल जी, ये पूरा देश वाकिफ है CRPF के योगदान से या और पैरामिलिट्री फोर्सेस के योगदान से। बात उस पे नहीं है, बात उस पे नहीं हो रही है प्रतुल जी। सवाल ये है कि क्या सिविल एरिया में बाकायदा किसी परमिशन लिए हुए, बगैर किसी परमिशन लिए हुए, क्या CRPF के पास ये अधिकार है कि सिविल एरिया में जाकर के अपनी एक्टिविटी दिखाए बगैर सूचना दिए हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, कानून का एक और सिद्धांत है। मुझे नहीं पता कल क्या ट्रांसफायर हुआ ED और CRPF के बीच, जिसके बाद CRPF को आना पड़ा। कानून का एक और सिद्धांत है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शंस, यानी जो अति असाधारण परिस्थितियां होती हैं उसमें असाधारण एक्शन की इजाजत होती है। तो उसमें अति असाधारण परिस्थिति क्या थी? ED को बाकायदा भारी सुरक्षा में लाया गया। संजय जी आपने प्रश्न भी किया तो थोड़ा सा समय दे दें। नहीं, बोलिए ना, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि हजारों JNN के कार्यकर्ता धारा 144 लगे होने के बावजूद घेर लेते हैं CM हाउस के आसपास के एरिया को। गोंडा थाने के आसपास तो आपकी टीम से आपने देखा था 500 कार्यकर्ता बैठ गए थे। बिल्कुल मैं था, वहीं पे था। थाना को घेर कर नहीं बैठे हुए थे 500 कार्यकर्ता, उनके लिए 144 नहीं था, हथियार हरे। और टीवी चैनल्स में, आप सबको चैनल्स में बार बार दिखाया जा रहा था कि सिंदरा कर देंगे ED ABCD सब भागो यहाँ से। ED को अगर कुछ किया मुख्यमंत्री का तो आग लग जाएगा। तो ये क्या हिंसा को बढ़ावा नहीं देने की बात करते हैं? छोड़िए दूसरों की बात। बंधु तिर्की तो इनके अलायंस के एक बड़े हिस्सेदार के कार्यकारी अध्यक्ष है ना कांग्रेस के, क्या कहते हैं कि जंगली शिकार होगा। सिंदरा इस तरह से करने का आह्वान किया था, मॉब लिंचिंग का। सुप्रीम भट्टाचार्य ने क्या कहा था कि अब जनता का आक्रोश नहीं थमने वाला, कुछ भी हो सकता है। मतलब अब पॉलिटिकल बयान के अनुसार जो है CRPF या फिर दूसरे जो फोर्सेस हैं वो मूव करना शुरू करें। मैंने पहले भी संजय जी आपसे कहा था कि ED और CRPF के बीच क्या ट्रांसफायर किया, ये तो यही दोनों बता सकते हैं। लेकिन CM हाउस के आसपास पूरे तरीके से लॉलेसनेस थी। ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री के इशारे पे तो परसों खून खराबा करने की तैयारी थी कि मुख्यमंत्री के ऊपर जो करप्शन चार्जेस है उनसे ध्यान हटाया जा सके। JNN के हजारों कार्यकर्ताओं को कैसे आने दिया साहब आपने? बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, शहर की नाकेबंदी कर दी है, परिंदा भी पर नहीं मार सकता मुख्यमंत्री के आसपास। परिंदा तो सच में पर नहीं मार रहा था, लेकिन हजारों JNN के कार्यकर्ता हथियार अरवे के साथ लैस होकर वहां पहुंच गए। ED के जब काफिला जा रहा था तो आपने देखा ना किस तरीके से लोग आक्रोशित थे। पुलिस वालों को लाइन से खड़ा होकर इनको वापस धकेलना पड़ रहा था। और उसके बाद जब जो स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, 144 का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था और ED के सिंदरा करने का आह्वान हो रहा था। कल परसों की मैं बात कर रहा हूं। प्रतुल जी, आपने 5 बार ये बात को बोल दिया, क्योंकि मीडिया में समय कम होता है। 2 महत्वपूर्ण आरोप है, उस पर आप जवाब दे दीजिए। एक, JMM का आरोप है कि भीम आर्मी के बैनर तले असामाजिक तत्व, उनका आपका नाम नहीं लिया, लेकिन कहा आप ही के दल के लोग वहां जाकर जानबूझ के उकसावे के लिए वहां हेमंत सोरेन हाय हाय का नारा लगा रहे थे। एक उनका ये आरोप है। और दूसरा आरोप है कि CRPF जबरदस्ती घुसना चाह रही थी CM आवास में। चलिए, मैं दोनों बातों का जवाब देता हूँ। हजारों हजार JNN के कार्यकर्ता आ गए, वो JNN और सरकार को नहीं दिखा। भीम आर्मी के कार्यकर्ता आ गए, वो उनको जरूर दिखा। भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद जी, अगर आप सुन रहे हैं
तो देखिए कि बड़ी SC/ST की आप वकालत करते हैं, यहाँ तो आपकी आर्मी पर ये आरोप लगा रही है सरकार और सरकार के जो मुख्य दल है उसके प्रवक्ता। दूसरी बात, CRPF और ED के बीच क्या ट्रांसफर हुआ इसका जवाब देने के लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन जो लॉलेसनेस की स्थिति थी, मुख्यमंत्री के आवास के आसपास कोई भी अप्रिय घटना की आशंका थी। ऐसा लगा था ED के अफसरों के साथ कोई अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि सेंद्रा करने का, काट देने का, मार देने का, जला देने का, तरह तरह का बात हो रहा था। झारखंड जल जाएगा था जी। प्रतुल जी, आप बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि CRPF के साथ क्या हुआ उसका जवाब देने में आप सक्षम नहीं हैं। तो अगर जवाब किसी के पास नहीं है तो ये जो FIR हुआ है उसका मतलब है कि कुल मिलाकर के ठीक है, जांच होनी चाहिए। क्या कहा संजय जी, मैंने क्या कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कॉल्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से लग रहा है, कल ED की टीम पूरे तरीके से असुरक्षित थी साहब। हजारों कार्यकर्ताओं को आपने कैसे घुसे दिया? मुख्यमंत्री जी कानून का माहौल रहते रहे, ED के संबंध पर उनके दफ्तर अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन का परिभाषा तो आप अपने हिसाब से तय करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी अपने हिसाब से तय करेंगे, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड पे था और वहीं पे था, ऐसी परिस्थिति दिखी नहीं कहीं। फिर आप समझ करेंगे ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन ये था कि निषेधाज्ञा लगे होने के बावजूद, भारी संख्या में पुलिस बल के डिपुटेशन के बावजूद निषेधाज्ञा वाले एरिया में हजारों झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता जमा थे और उत्तेजक बयान दे रहे थे, भाषण दे रहे थे। लेकिन जेएमएम का ये कहना है कि भले हमारे कार्यकर्ता गए, उन पे मामला दर्ज हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बहुत डिसिप्लिन थे, ना ही पुलिस से कोई उनकी झड़प हुई, ना ही किसी को आने जाने वाले को रोकने का उन्होंने प्रयास किया। वो पूरी तरीके से वेल डिसिप्लिन थे, और जहां बैरिकेटिंग पुलिस ने रोक रखा था उसके बाहर वो नहीं गए। वहीं CRPF जबरदस्ती घुसने की कोशिश, बैरिकेटिंग तोड़ करके CM हाउस में। मुख्यमंत्री तो आपके भी है ना प्रतुल जी? प्रतुल जी 144 लगा था, 500 मीटर की परिधि में लगा था, और वो जस्टिस एलके चौधरी मुख्यमंत्री के घर से तो मुश्किल से मुझे लगता है 200 मीटर की दूरी पर है। अच्छा प्रतुल जी, आगे भी निषेधाज्ञा लगी हुई थी, और ये आप कह रहे हैं कि बड़े सहमित थे, उसके आगे नहीं जा रहे थे, तो कल तक लाइन का हो जाए कि इसके आगे कुछ भी आप करना चाहें तो कर दे, तो उस लाइन के पीछे से कोई गोली भी चला देगा। अच्छा प्रतुल जी, एक आखिरी सवाल है कि चूंकि मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं हेमंत सोरेन, भले ही आपकी पार्टी दूसरी है, चिंता में तो आप भी होंगे, कि भाई CRPF जबरन कैसे घुसना चाह रहा था, और ये सही भी प्रतीत नहीं हो रहा है। चिंता तो मुझे इस बात की भी कि जेएमएम के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार ने किस तरीके से CM आवास के आसपास जाकर ED के खिलाफ इतना बयान देने का, भड़काऊ बयान, काट देने का, मार देने का, जला देने का दिया। दूसरी बात कि उसके एक दिन पहले जो आदिवासी संगठनों के नाम पे धरना हुआ था राजभवन के पास, वहां भी निषेधाज्ञा लगी हुई थी, वहां तो घुस गए, और उसमें तो जेएमएम के कार्यकर्ता थे जो झंडा बैनर छोड़कर आए थे, कतिपय आदिवासी नेता थे, बाकी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता थे। कुल मिलाकर के प्रतुल जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अगर FIR हुआ है तो उससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्यों बच रहे हैं? वो भी तो जाकर के कार्यकर्ताओं को संबोधित किए। नहीं, मैं इतनी मधुर भाषा में नहीं बोल रहा संजय जी, FIR कीजिए हेमंत सोरेन पर ही, उन्होंने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, मजाक बात करते हैं, मुख्यमंत्री निषेधाज्ञा का उल्लंघन के आरोपी है, इन पर FIR होना चाहिए। मतलब ये BJP की तरफ से आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, औपचारिक आधिकारिक जो मांगे से कहे। प्रतुल जी बस एक आखिरी सवाल ले लीजिए, एक आखिरी सवाल। क्या आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई मोदी के रीजन में केंद्रीय एजेंसी पारदर्शी है, स्वतंत्र है, तो अब जब ये राज्य में सिचुएशन क्रिएट हो गया कि केंद्रीय एजेंसी पे आरोप लग रहे हैं, CRPF पे आरोप लग रहे हैं, तो क्या बीजेपी अपनी तरफ से मांग करेगी ED से, CRPF से कि इस पे स्थिति स्पष्ट करे, FIR पे उनका पक्ष भी आए कुछ? नहीं, हमारा संवैधानिक संस्थाओं से मांग होता है। हम तो महामहिम राज्यपाल से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि कृपया आप अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट करें कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी फेल कर गई है, लॉ एंड ऑर्डर फेल कर गई है, टोटल ब्रेक डाउन हो गया। मुख्यमंत्री खुद कानून तोड़ रहे हैं, उनकी शर्त पे उनके कार्यकर्ता कानून तोड़ रहे हैं, केंद्रीय जो अधिकारी हैं एजेंसी के उनको धमका रहे हैं, सेंद्रा, हत्या, आग लगाना, पता नहीं क्या क्या करने का, मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोलैप्स सिस्टम का क्या होगा? बहुत शुक्रिया प्रतुल जी, बहुत शुक्रिया। प्रतुल सहदेव थे, BJP के प्रवक्ता हैं, काफी मुखरता के साथ BJP का पक्ष रखते हैं मीडिया में, और एक मांग
जो कि आपने सुना भी होगा कि बीजेपी अब ये मांग कर रही है कि जिस तरीके से 3 एफआईआर कराए गए हैं उसी तरीके से एक एफआईआर और होना चाहिए और वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे होना चाहिए। सूरज, ये जो पूरा मामला है वो एक तो पॉलिटिकल जो लड़ाई है इनकी, जैसा कि अब बीजेपी ने अपनी मांग से स्पष्ट भी कर दिया है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसको लेकर के आपको कुछ आंदोलन या फिर धरना प्रदर्शन दिखे या फिर प्रेस विज्ञप्ति आ जाए बीजेपी से कि भाई मुख्यमंत्री पे क्यों नहीं एफआईआर होना चाहिए। तो एक कानूनी ये जो पॉलिटिकल जो लड़ाई है वो चलते रहेगी, तो इसको ये क्या मतलब तुरंत थमने जैसा दिख रहा है आपको? देखिए, निश्चित तौर पर अभी थमने नहीं दिख रहा है, और वो भी तब जब लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने रह गए हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, असम में एक अलग गतिरोध बना हुआ है, वहां पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये टकराव जो है कानूनी शब्दों का इस्तेमाल करके जो राजनीतिक लड़ाई चल रही है वो थमेगा नहीं, क्योंकि जो प्रेस रिलीज झारखंड मुक्ति मोर्चा का था उसमें जो ईडी की कार्रवाई हुई, जिस तरह से ईडी आई, ठहरी और फिर चली गई, और आज एफआईआर हुआ है, उस पर लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से ये कहा गया कि ये संघीय ढांचा पर केंद्र की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कायराना हमला है। तो ये जो एक सिनारियो दिख रहा है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनके बीच का जो टकराव है, और जैसे जैसे ये चुनाव नजदीक आएगा, कार्रवाई आप जान रहे हैं कि न केवल झारखंड में बल्कि अलग अलग राज्यों में, दिल्ली में मुख्यमंत्री के खिलाफ चल रहा है, कहीं कहीं मंत्रियों के खिलाफ या नेताओं के खिलाफ चल रहा है, तो ये बयानबाजी और जोर पकड़ेगी। और अब जबकि एफआईआर हो गया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा। हो सकता है कि जैसा कि इन्होंने कहा कि राज्य की एफआईआर दर्ज होना चाहिए, अभी तो ये मांग रखी गई है, हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, जिस तरह से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया, धारा 144 तोड़ी। तो ये अभी फिलहाल तो थमने नहीं दे जा रहा है, बल्कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि चीजें और जुड़ेंगी, नए नए पक्ष जुड़ेंगे और ये लंबा खिंचेगा। अभी आपको क्या लग रहा है पांडे जी? मुझे लग रहा है कि अब बीजेपी का अगला स्टेप वही होगा कि वो राज्यपाल के पास जाएंगे और वहां गुहार लगाएंगे कि इस एफआईआर में मुख्यमंत्री का नाम जोड़िए या निरस्त करने का आदेश दीजिए या जो इस तरीके का। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि पुलिस एफआईआर करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्लो करेगी और नेता तेज बोलेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आरोप प्रत्यारोप अब सिलसिला और तेज हो जाएगा। तो बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो तेज हो जाएगा। मामला अभी गंभीर है और जिस तरीके का आरोप है वो भी गंभीर है, और अगर इस मामले का पटाक्षेप करना जरूरी है तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि इस मामले की जांच जो है तरीके से किया जाए। फिलहाल जो सूरज बोल रहे हैं कि कानून को आगे रख करके जो है पीछे से राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है और वही दिख भी रहा है। तो आप भी जो है इस पर नज़र बनाए रखिए। आप इस पूरे लाइव में जुड़े रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।